मार्केट के एक्सपर्ट गौरव गोयल जी। गौरव जी, आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन हमारे शो में जुड़ने के लिए, एशियन न्यूज में जुड़ने के लिए। हम बात करें जिस तरीके से ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, लगातार तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और अभी जो गैस का संकट भी सामने निकल कर आया, एलपीजी गैस का, इस पर आप बताइए किस तरीके से अगर ये युद्ध आगे भी बढ़ता है तो क्या भारत देश में समस्याएं पैदा हो सकती हैं? सिद्धांत, नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से अभिनंदन। जी। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हम लोग वॉर में डायरेक्टली इंक्लूडेड नहीं हैं, लेकिन हमारे ऊपर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इस समय भी हैं और आगे अगर वॉर कंटिन्यू रहता है तो बढ़ सकती हैं। हम सबको मालूम है कि ईरान एक ऑयल सप्लायर है, और जो गल्फ की बाकी कंट्रीज हैं जो इस हमले की चपेट में है, वॉर की चपेट में है, वहां से काफी बड़ा क्वांटिटी में ऑयल हमारे देश में आता है, और इसका हम लोग अपना 85% ऑयल जो है इंपोर्ट करते हैं। हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा है और आने वाले समय में वो बढ़ सकती हैं अगर वॉर में प्राइस एस्केलेशन होता है और उसके साथ सप्लाई डिस्ट्रप्शन भी होता है। तो नेचुरली इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ हमारे देश की अर्थव्यवस्था बल्कि एक कॉमन आदमी के ऊपर भी, आम आदमी के ऊपर भी इसका निश्चित तौर पर पड़ेगा। अभी तक ऑयल जी। प्राइसेस में आपने देखा है, ब्रेंट का प्राइस ऑलमोस्ट $112 के ऊपर आ गया है, जो जी। $65 के आसपास घूम रहा था वॉर से पहले। और गवर्नमेंट ने अभी से पास ऑन नहीं किया है लार्जली एक आम आदमी के ऊपर, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट के पास एंडलेस रिसोर्सेज नहीं होते हैं, और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट विल हैव टू पास ऑन द प्राइस एस्केलेशन टू कॉमन कंज्यूमर। तो अगर ये वॉर कंटिन्यूड रहा तो आई थिंक दिक्कतों का सबब है, और ना सिर्फ इंडिया के लिए, पूरे विश्व भर के लिए है, और हमें इस चीज को झेलना पड़ेगा। गौरव जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि बाजार में चूंकि ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध है, लेकिन भारतीय बाजार इससे काफी हद तक प्रभावित है। अगर युद्ध अभी इसी मौजूदा हालत में कुछ एक आध दिनों में रुक जाता है तो क्या बाजार अब फिर से उठ खड़ा हो सकता है, या बाजार अभी और आगे भी गिर सकता है अगर युद्ध अभी रुक जाता है तो? सो सिद्धांत, अगर आप इक्विटी मार्केट्स की हिस्ट्री को देखें तो मार्केट में जो है क्राइसिस सिचुएशन कई बार आई है। ये कोई नया पहलू नहीं है। हमने वॉर्स भी देखे हैं, हमने फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखा है, हमने महामारी जैसे कोविड, अगर आपको याद होगा 5 साल पहले, बहुत पुराना समय नहीं था, हमने ये सब देखा है जहां पर मार्केट में करेक्शन बहुत डीप भी हो जाते हैं। सो आई कैन डिस्टिंक्टली रिमेम्बर 2008 में मार्केट ऑलमोस्ट 58 to 60% नीचे आ जी। गया था, निफ्टी फ्रॉम इट्स हाई। कोविड के टाइम में भी 12,000 से 7,500 के लेवल पे आ गया था, विच वॉज अ वेरी डीप करेक्शन। अभी निफ्टी ने करीब 12% का करेक्शन दिया है फ्रॉम इट्स हाई ऑफ 26,400 लेवल्स, और अब वहां से करेक्ट होके 23,000 लेवल्स के आसपास है। सो दिस करेक्शन इज अबाउट 12%। ये इस तरह की चीजें आमतौर पर, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप देखेंगे अपने इन्वेस्टिंग करियर, अपने इन्वेस्टिंग लाइफ में आप इस तरह की चीजों को कई बार देखेंगे। मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में अपवर्ड्स मूव नहीं करते हैं, मार्केट्स मूव अप एंड डाउन। इसको ये एक स्ट्रेट लाइन कभी नहीं होती है, लीनियर नहीं होता है कभी भी, इट इज ऑलवेज मार्क्ड बाय अप्स एंड डाउन्स। जैसे ही आप वॉर को खत्म होता हुआ देखेंगे या कुछ ऐसा देखेंगे, वॉर्स डू एंड और दे मूव इनटू ऑब्लिवियन, उनकी कोई रेलेवेंस नहीं रह जाती है, दो चीजें होती हैं। तो जब भी ऐसा होगा तो आप देखेंगे निश्चित तौर पर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे, क्योंकि मार्केट जो है बहुत हद तक फॉरवर्ड चीजों को अपने संक्षेप में ले लेते हैं। इस वजह से मार्केट जो है ओवर रिएक्ट करते हैं सिचुएशंस के ऊपर। जब न्यूज ये जी। आने लगेगी, जब भी आएगी, आई डोंट नो वेदर वो एक हफ्ते में आएगी, एक महीने में आएगी, या 2 दिन बाद आएगी, वी डोंट नो। बट वेन एवर द न्यूज कम्स इन की वॉर ठंडा पड़ रहा है या कमजोर पड़ रहा है, ऐसी सिचुएशन में आप निश्चित तौर पर एक रैली देखेंगे मार्केट में। सो विल हैव टू सी व्हेन दैट हैपेंस। अच्छा गौरव जी, जब सोमवार की शुरुआत हुई तो सेंसेक्स और निफ्टी में थोड़ी बढ़त देखने को मिली, लेकिन हफ्ते के अंत आते आते सेंसेक्स और निफ्टी फिर से वही पुराने ढर्रे पर उतर आया।
इसके बीच कुछ सेक्टर्स भी बड़ी तेजी के साथ उभरे। आईटी सेक्टर और ऑयल में लगातार प्रॉफिट हुआ, लगातार वो बढ़े, लेकिन काफी ज्यादा सेक्टर्स लूजर्स भी बने रहे। तो क्या लगता है कि आगे कौन कौन से सेक्टर हैं जो कि अपवर्ड्स जा सकते हैं और कौन कौन से सेक्टर जो कि है लगातार और ज्यादा गिरावट को झेल सकते हैं? जी सिद्धांत, आपका अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक फंडामेंटल इन्वेस्टर हूँ और हम लॉन्ग लॉन्ग टर्म थिंकिंग का अप्रोच रखते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे अच्छी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपके इन्वेस्टर्स के लिए है कि आप अपने पोर्टफोलियो में, आपने इस बारे में जिक्र भी किया था और मैं बहुत इस बात से प्रसन्न था कि आपने इस बात का अपनी कमेंट्री में जिक्र किया था शुरू में, कि आप अपने पोर्टफोलियो की गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए, क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों के पोर्टफोलियो में जब जब भी हम इन्वेस्टिंग करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे पोर्टफोलियो में बहुत सारे ऐसे शेयर्स इकट्ठे हो जाते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए भी रखें जी। तो ऐसे शेयर्स इकट्ठे हो जाते हैं जो पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए, जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो ये अप्रोप्रिएट टाइम होता है जब आप अपने पोर्टफोलियो को रीजेक्ट कर सकते हैं। खराब स्टॉक्स को अपने इस पोर्टफोलियो से बाहर निकालिए और अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करिए। देर आर लॉट ऑफ क्वालिटी स्टॉक्स अवेलेबल एट वेरी गुड प्राइसेस राइट नाउ, एंड मार्केट के वैल्यूएशंस भी बहुत इंप्रूव हो गए हैं, जो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था पहले। और अब जो है हमें देखने को मिल रहा है कि वैल्यूएशंस भी इंप्रूव हो गए हैं और अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स सस्ते दामों पर मिल रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन को, ऐसे क्राइसिस को नॉर्मली हम लोग एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और हमें लगता है कि अच्छा टाइम आ गया है जब आप ट्रांचेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मार्केट के अंदर और प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो सेक्टर्स हमें अच्छे लगते हैं उसमें से कुछ सेक्टर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। एक जी। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें लगता है कि जो बैंकिंग सेक्टर में पहले जो प्रॉब्लम्स हुआ करती थी वो आरबीआई के इंटरवेंशन की वजह से बहुत हद तक जो लेगेसी प्रॉब्लम्स थी, डेट की प्रॉब्लम थी, वो सब दूर हो चुकी हैं और इंडियन बैंकिंग सेक्टर इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल एंड विल कंटिन्यू टू डू वेल, ऐसा हमें लगता है। दूसरा, साथ में बैंकिंग को मैं विस्तार करके एनबीएफसीज भी इसमें जोड़ना जी। चाहूंगा। पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी पिछले कुछ समय में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और एक और बात ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हैं, तो मेरे को ये लगता है कि सेक्टर को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमें फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा लगता है। वी आर पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन एज फार एज फार्मा इज कंसर्न। बहुत सारे फार्मा सेक्टर में इंटरनेशनली जेनरिक्स की ओपनिंग बन रही है, साथ में सीडीएमओ स्पेस बहुत अट्रैक्टिव लगती है और हमें लगता है कि एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है इस समय भी, और आपके पोर्टफोलियो में एक निश्चित रूप से फार्मा की एक जगह बन सकती है। थर्डली, हमें कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ समय में जब से वॉर शुरू हुआ है हमने यहाँ पे करेक्शन भी देखा है, बट मुझे लगता है कि जैसे आने वाले समय में मोर एंड मोर इंडियंस विल स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन कैपिटल मार्केट्स। अभी हमने जो भी कैपिटल मार्केट्स में देखा है, बहुत कम इंडियंस ओवरऑल पार्टिसिपेट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल मार्केट गौरव जी, मैं आपको रिलेटेड इंटरप्ट करना क्षेत्रों में। चाहूँगा। मैं भी ये पूछना चाह रहा था कि किस तरीके से अब चूंकि बाजार जो है वो लगातार युद्ध की वजह से गिरता जा रहा है और लगातार चीज़ें अनिश्चितता सामने निकल कर आ रही है। आगे क्या कुछ होगा इसकी कोई गारंटी सामने निकल कर नहीं आती। ऐसे में जो छोटे निवेशक हैं या जो छोटी निवेश चीज़ें कर रहे हैं, उनको क्या सलाह आप देना चाहेंगे, किस तरीके से? क्योंकि लगातार विदेशी निवेशक जो है अपना पैसा निकाल कर भाग रहे हैं, जो छोटे निवेशक हैं वो इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं? तो सबसे पहली बात सिद्धांत ये होगी कि वो अपना, अगर वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स कर रहे हैं और लंबी अवधि के लिए कर रहे हैं तो उनको कंटिन्यू करना चाहिए। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट सरप्लस है और उनका एक रिस्क प्रोफाइल जो है उनको अलाउ करता है कि वो और पैसा अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटी मार्केट्स में, आई थिंक उस पैसे को वो ट्रांचेस में बांट ले, 3 या 4 ट्रांचेस में। लेट से 100 रुपीज है तो 25-25% की 3 या 4 ट्रांचेस बना ले और ऐसी ट्रांचेस को अभी से इन्वेस्ट करना शुरू कर दे। अगर 5-5% निफ्टी करेक्ट होता है उसके हिसाब से हर 5% के फॉल पे 25% अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
I think this is one very good way of investing into equity markets. तीसरा, जो लोग ऑलरेडी पैनिक में हैं और जिन्होंने ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो में एक साइजेबल करेक्शन होते हुए देख लिया है, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा वो पैनिक ना करें, घबराएं नहीं। ये मार्केट में इस तरह की चीज होना कई बार होता है ऐसा, और लाजमी होता है। और अगर आप 5 साल बाद देखेंगे फ्यूचर में, तो आप जब मुड़ के देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि मैंने उस समय जो बाइंग अपॉर्चुनिटी थी 5 साल पहले, उसको मैंने मिस कर दिया, अगर आज वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और साथ में जो लोग पैसा निकालने के बारे में सोच रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा, अपना फेथ रखे इक्विटी मार्केट्स के ऊपर। आई थिंक ये सब, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, एंड इफ यू कंटिन्यू टू स्टे इन्वेस्टेड, यू कैन मेक अ लॉट मोर मनी। बिल्कुल गौरव जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी जानकारी आपने दी उन सभी चीज़ों को मुझे लगता है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो सभी को जानेंगे और समझेंगे कि युद्ध की स्थिति में सुधार होता है तो बाजार में रिकवरी की संभावना भी उतनी ही तेज होती है। लेकिन जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती तब तक सुरक्षित निवेश एकमात्र मंत्र है। हिस्सा बाजार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार। क्रिकेट के एक्सपर्ट